नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का मतगणना 23 नवंबर को होना है। लेकिन इस बीच जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी संभावनाएं ज्यादा है और यदि ज्यादा है तो उसका समीकरण क्या है। आज मैं सब कुछ फाइनल बताने वाला हूं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक ये खुलासा आज मैं आपके सामने करने वाला हूं। वहां के सूत्रों के हिसाब से जैसे जैसे दिन बीता, लोग समीकरणों को समझे और ये फाइनल रिपोर्ट मतगणना के ठीक पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यही होने वाला है। इसमें से 99% चांस वही है जो मैं बताऊंगा, और जो रिजल्ट आने वाला है उसको आप जब मिलाएंगे तो पता चलेगा कि जो रिजल्ट है वो यही हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो 4 क्षेत्र जहां पे चुनाव हुए थे: रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। देखिए, इन 4 क्षेत्रों में से 3 क्षेत्र पर महागठबंधन का कब्जा था। एक क्षेत्र जो है वो एनडीए के खाते में था, इमामगंज। 2 क्षेत्रों में अभी आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वो क्षेत्र है रामगढ़ और दूसरा है बेलागंज। क्योंकि रामगढ़ में आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनके बेटे की किस्मत का मामला है, और दूसरा जो है वो जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव, जो कि 34 वर्षों तक इसी बेलागंज के राजनीति के धूल उतारा रहे हैं, उनके बेटे की किस्मत लिखी जानी। तो देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है। ये उपचुनाव ये भी तय करने वाला है कि जो 25 का चुनाव है उस विधानसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति क्या रहने वाली है। अभी तक तो बिहार की राजनीति में मुख्य रूप से 2 धाराओं के बीच मुकाबला चलता था। एक तरफ एनडीए होती थी और दूसरी तरफ महागठबंधन। लेकिन इस चुनाव में जन सुराज ने छलांग लगाकर इन दोनों गठबंधनों को परेशानी में डाल दिया है। जन सुराज जिस तरह से चुनावी मैदान में कूदा है और जिस तरह से समीकरणों का गड़बड़ झाला हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि 25 का जो चुनाव है उस चुनाव में जनसुराज बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। देखिए, इन 4 क्षेत्रों में जनसुराज कोई सीट जीतने नहीं जा रही, ये तय मानकर चलिए आप। जनसुराज कोई सीट जीतेगी नहीं, लेकिन समीकरणों को गड़बड़ा दी है। समीकरणों को इतना गड़बड़ किया है कि पूरा समीकरण ही कई कई सीटों पर बदल गया है। अब जैसे देखिए, सबसे पहले बात हम बेलागंज की ही करते हैं। बेलागंज में 3 प्रत्याशी, विश्वनाथ यादव आरजेडी के, जदयू के मनोरमा देवी और जनसुराज के अमजद मुखिया। देखिए, अमजद मुखिया जीत तो नहीं रहे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन अमजद मुखिया ने ऐसा काम किया है जो आरजेडी के प्रत्याशी विश्वनाथ यादव की नींदें हराम कर दी। सुरेंद्र यादव की चैन लूट लिया है और तेजस्वी यादव का साख जो है वो दांव पर लग गया है। लालू यादव का साख जो है दांव पर लगा है, और हिना साहब, ओसामा साहब, जो कि यहाँ ओसामा साहब चुनाव प्रचार करने आए थे, उनकी जो है साख दांव पर है कि राजनीति में जो वो एंट्री मार रहे हैं उसकी धमक कितनी दूर तक सुनाई देगी। और ये सब काम कोई और नहीं बल्कि जनसुराज के प्रत्याशी अमजद मुखिया ने किया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुसलमानों का एक बहुत अच्छा खासा वोट अमजद मुखिया के पाले में चला गया है। यादवों के मतों में भी बंटवारा हुआ है, और यदि ऐसा बेलागंज में हुआ है तो ये जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेगी, और जब जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगा
तो समझिए कि मनोरमा देवी की जीत वहां से तय हो सकती है। कांटे का मुकाबला है बेलागंज में। बेलागंज में ऐसा मुकाबला है जो 23 तारीख के 8 बजे सुबह जब ईवीएम खुलेगा और उसके बाद जो वोटों की गिनती शुरू होगी तो लोगों की धुक धुकी भी चालू हो जाएगी। कब कौन बूथ पे कौन आगे निकल जाएगा कहना मुश्किल होगा, लेकिन इस सीट पर मनोरमा देवी का एज माना जा रहा है। 34 वर्षों का जो गढ़ है, उस गढ़ पर दावेदारी जो है वो मनोरमा देवी ने ठोक दिया है। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन मनोरमा देवी एनडीए की प्रत्याशी हैं, जनता दल यूनाइटेड का, जो 2005 से कई प्रयास किया कि यहां से चुनाव जीत जाए, लेकिन प्रत्याशी बदल बदल के चुनाव लड़ा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को सफलता नहीं मिली। ये मौका हो सकता है जनता दल यूनाइटेड के लिए जब वो एक नया इतिहास यहां से लिख दे। अब देखिए क्या होता है। फाइनल रिजल्ट तो तभी होगा जब चुनाव आयोग मतों की गिनती करेगी और जब सर्टिफिकेट जिस प्रत्याशी को दे देगी। लेकिन क्षेत्र में जो कयासे हैं, क्षेत्र में जो बातें हो रही हैं, क्षेत्र में वोटिंग का जो ट्रेंडिंग था, उसके आधार पर यही मामला बनता है। देश की एक प्रतिष्ठित अखबार ने भी इस बात को अपने रिपोर्ट में बताया है। उसने भी बेलागंज में जनता दल यूनाइटेड को ही जीतते हुए दिखाया है। देखिए दूसरी सीट पर बात करते हैं। दूसरी सीट जो है वो इमामगंज की है। इमामगंज जहां से जीतन राम मांझी लगातार 2 बार विधायक रहे। मखदूमपुर से जब जीतन राम मांझी हार गए थे तब भी इमामगंज से जीते। यहाँ उदय नारायण चौधरी भी जीतते रहे, राजद ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया और वहां से रोशन मांझी को चुनावी मैदान में उतारा। रोशन मांझी बड़ा जबरदस्त लड़ाई दी और उनके लड़ाई देने के पीछे का कारण है। रोशन मांझी के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि रोशन मांझी को मुस्लिमों और यादव इन दोनों का एक मुश्त वोट पड़ गया है। इसके अलावे मांझी वोटों में भी सेंधमारी हुई है और मांझी वोट भी रोशन मांझी को पड़े हैं। दूसरी तरफ यदि दीपा मांझी की बात करते हैं तो उनके साथ एनडीए के वोटर हैं। जीतन राम मांझी की लेगेसी है, यदि वो थोड़े से वोटों से हार जाती है तो उसके पीछे का कारण वो पासवान वोट होगा, जिसे जितेंद्र पासवान ने बड़ी आसानी से अपने पक्ष में कर लिया। चिराग पासवान यहाँ चुनाव प्रचार करने गए नहीं थे, इसका भी असर हुआ पासवान वोटरों पर। जितेंद्र पासवान का अपना भी क्षेत्र में प्रभाव था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो इमामगंज है वहां अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से रोशन मांझी का पलड़ा भारी है। हालांकि मैंने शुरू में दीपा मांझी के बारे में कहा था कि दीपा मांझी यहाँ से चुनाव जीत रही हैं, जीत सकती हैं, जो रिपोर्ट शुरुआती दौर में आया था। अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो किला है इमामगंज का वो ढहते ढहते ढहेगा। कितनी गोलबंदी हुई है और उस गोलबंदी के बीच रोशन मांझी कितना काम करेंगे ये अलग बात है, लेकिन दीपा मांझी भी कमजोर नहीं है। दीपा मांझी और रोशन मांझी इन दोनों में से कोई एक इमामगंज का किला जीतने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इमामगंज पे मांझी का ही सहारा इमामगंज को मिलेगा या मांझी पर ही इमामगंज के लोगों ने अपना भरोसा जताया है। अब फाइनल रिपोर्ट तो जब चुनाव आयोग रिजल्ट देगा तभी होगा, लेकिन जो बेलागंज के बाद जो इमामगंज है वहां आरजेडी का पलड़ा थोड़ा भारी है। दीपा मांझी भी कमजोर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आरजेडी को पलड़ा भारी माना जा रहा है। देखिए जो तीसरा सीट है
वो तरारी। तरारी के बारे में यदि आप बात करते हैं तो तरारी में कौन भारी है? तो तरारी में जो भारी है उसका नाम है विशाल प्रशांत। विशाल प्रशांत तरारी में इसलिए भी भारी है क्योंकि उनके पक्ष में एनडीए का एक मुश्त वोट पड़ गया है। भूमिहार बहुल इलाके में भूमिहारों में इस बार गोलबंदी देखी गई है और यादवों का वोट तो राजू यादव को मिला है, लेकिन जो वैश्य वोट है उसमें भी सेंधमारी हुआ है और वो वोट जो है वो बीजेपी के खाते में आया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तरारी में जो है वो विशाल प्रशांत भारी है। विशाल प्रशांत को लेकर कोई बहुत इफर्ट नहीं देखा जा रहा है। तो देखिए तरारी का जंग जो है वो विशाल प्रशांत सुनील पांडे के पुत्र जीत सकते हैं, बीजेपी के कोटे में जा सकता है। तो अभी तक जो 3 क्षेत्र हमने आपको बताया वो 3 दलों को मिलेगा। हालांकि बेलागंज में जनता दल यूनाइटेड भारी है, इमामगंज में आरजेडी भारी दिख रहा है और तरारी में बीजेपी भारी दिख रही है। तो ये 3 सीटों का है। इसके बाद अब आ जाते हैं रामगढ़। रामगढ़ की जो स्थिति है, रामगढ़ में मुकाबला पहले चौतरफा था। एक तरफ आरजेडी के अजीत सिंह थे, दूसरे तरफ बीजेपी के अशोक सिंह थे, तीसरी तरफ भाजपा के जो है वो पिंटू यादव थे और चौथी जो कैंडिडेट थे वो सुशील कुशवाहा जनसुराज के थे। तो दोनों को दोनों तरफ से झटका लगा है, महागठबंधन और बीजेपी को। बीजेपी को झटका सुशील कुशवाहा के तरफ से लगता हुआ दिखाई दिया है, तो आरजेडी को झटका जो है वो बीएसपी दिया है। और बीएसपी न सिर्फ झटका दिया है बल्कि बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और ऐसा लग रहा है कि वहां जबरदस्त फाइट में है बीएसपी। बीएसपी वहां से चुनाव जीत सकती है, यह तक दावेदारी चल रही है। आरजेडी को वहां पे तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है। इसका मतलब कि दूसरे नंबर पर बीजेपी वहां पे चुनाव में फाइट बैक करती हुई दिख रही है। तो रामगढ़ का जो रिजल्ट है वो बता रहा है कि बीएसपी 1 नंबर पर, 2 नंबर पर बीजेपी, 3 नंबर पर आरजेडी और 4 नंबर पर सुशील कुशवाहा। लेकिन बीएसपी और बीजेपी इन दोनों में से कोई एक जीत जाएगा। चुनाव बड़ा मुश्किल है, टफ रहेगा, लेकिन बीएसपी और बीजेपी यही दो दिख रहा है कि रामगढ़ में कोई जीतेगा। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो आएगा तब जब मतों की गिनती होगी और तब पता चलेगा कि जगदानंद सिंह ने अपने जो छोटे बेटे पर दाव लगाया है उनका दाव सटीक बैठा या फिर नहीं बैठा। तो देखिए जो चुनाव परिणाम आएंगे आपके पास कल, उसके पहले जो अनुमान, जो आंकड़ा, जो क्षेत्र से जानकारी, जो पत्रकारों से बातचीत, जो वहाँ के लोगों से बातचीत, जो अन्य अखबारों का जो रिपोर्ट है, उसको आकलन करके मैंने आपको ये बताया कि पूरा मामला यहाँ इन 4 क्षेत्रों में ये हो सकता है। अब मामला कहाँ पर जाएगा, कितना समीकरण बदलेगा, वोटिंग का जब गिनती शुरू होता है तो उसका रुझान क्या होगा और उसके बाद परिणाम क्या होगा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा जब वोटों की गिनती होगी और पूरा समीकरण जब सामने आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। और यदि कोई इन चारों क्षेत्रों में कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण क्या हुए, ये सब भी मैं आपको लेकर आपके सामने आऊँगा, बताऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, द देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना जो सुझाव है वो हमें दीजिए। आप भी बताइए कि आप क्या अनुमान लगाए हैं इन 4 क्षेत्रों को लेकर। आप अपना भी रिजल्ट बताएं, कमेंट करें और आपका जो सुझाव है वो भी मान्य है, उसे भी आप लिख भेजें। लेकिन शब्दों और भाषा का, मर्यादा का ख्याल आप भी रखें, हम भी रखेंगे। तो चलिए
आप हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।